नमस्कार, हमारी खास पेशकश मोदी का मुकाबला नहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आखिर पीएम मोदी पिछले 8 साल से अजयी क्यों हैं? विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, मोदी का जादू कैसे चल जाता है? Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. वर्ल्ड लीडर मोदी। Salam. 2017 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर की उपाधि दी। Wonderful to see you here in Israel. Thank you. Thank you. तेल अवीव एयरपोर्ट पर बाहें फैलाकर स्वागत किया। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को क्रांतिकारी नेता बताया और दुनिया के सामने भारत में हुए बदलावों की तारीफ की। You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. You're catapulting this magnificent state into the future. जिस वक्त इजराइल के पीएम नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी अपना पहला कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान 2019 के चुनाव में जाने वाला था। ऐसे वक्त में अक्सर दुनिया किसी देश के नेता की तारीफ नहीं करती, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री खुलकर नरेंद्र मोदी को न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी नेता बता रहे थे, बल्कि वर्ल्ड लीडर की उपाधि से नवाज रहे थे। Minister of Interior, Minister of Health. पहले 5 साल में पीएम मोदी ने एक मजबूत नेता की छवि बनाई। अपने काम से न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता, बल्कि दुनिया में भारत का डंका बजाया। और इसके दम पर 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में फिर आ गए। अब जब 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है? मोदी का मुकाबला कौन कर सकता है? हिंदुस्तान का वो कौन सा नेता है जो मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को चुनौती दे सकता है? पीएम मोदी दुनिया में छाए हुए हैं। जापान से जो तस्वीर सामने आई, उसमें पीएम मोदी दुनिया के ताकतवर नेताओं से 2 कदम आगे थे। 2017 में पीएम मोदी जब इजराइल गए थे, तो वहां के नेता ने पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर कह के संबोधित किया था। कई सर्वे में भी पीएम मोदी बार बार दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में सबसे आगे है। पीएम मोदी की बढ़ती छवि को न तो दुनिया का कोई नेता छोटा कर पा रहा है, और न ही हिंदुस्तान में विपक्ष के पास कोई ऐसा लीडर है जो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। इन सवालों पर हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने मजबूत मोदी और कमजोर विपक्ष होने की वजह बताई। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं। इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण ये है, एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, तो पचा नहीं पा रहे। जादूगर नरेंद्र मोदी, जनता के बीच हो या संसद में, हर जगह अपने अंदाज और संवाद से विपक्ष को धराशाही कर देते हैं। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया।
सत्ता परिवर्तन के लिए पहले कार्यकाल में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बड़े बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। सफाई अभियान का मजाक उड़ाया, नोटबंदी को असफल बताकर प्रदर्शन किए, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए, अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए, गरीबों के बहाने निरंकुशता का आरोप लगाया, आतंकी हमलों को लेकर पीएम मोदी को घेरा। फिर भी कोई ऐसा भूकंप नहीं आया जो मोदी की सरकार को सत्ता से हटा सके। 2019 में एनडीए 352 सीटों के साथ बम्पर जीत हासिल की। 352 में से 303 सीटें बीजेपी की थीं। यूपीए के पास सिर्फ 91 सीटें बची। कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी, किसी दल में इतना जादू नहीं था कि पीएम मोदी के विजय रथ को रोक पाए। सवाल ये है कि विपक्ष का नेता मोदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते। दबदबा होने के बावजूद क्षेत्र पार्टियां भी कैसे धराशायी हो गई। 2014 के बाद देखिए जितने भी जो है आम चुनाव हुए हैं, जो एक लोक मत का जो है मापक है, पब्लिक ओपिनियन का बैरोमीटर बोलते हैं हम इन चुनावों को, उसमें जो है वो खरा उतरे हैं और सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नेता हैं जिनके पास साधन भी है और कार्यकर्ता भी। 2014 में जब पीएम मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते हुए संग्राम में थे, तब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव का बोलबाला था। – 2014 में अखिलेश लोकप्रिय नेता थे, लेकिन मोदी के आगे लोकसभा चुनाव में उनका जादू नहीं टिक पाया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती। 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी ने एक जोड़ी बनाई, लेकिन मोदी के नेतृत्व के आगे जनता ने सबको नकार दिया और बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। 2019 में मोदी को रोकने के लिए अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया। दावे किए जा रहे थे कि अखिलेश और मायावती मोदी का रथ रोक लेंगे, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को ही चुना। अखिलेश और मायावती के गठबंधन को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल का साथ नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी की हार हुई और बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस शासित राज्यों में मोदी को पराजित करने की रणनीति बनाई, लेकिन उनका असर कहीं नहीं दिखा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शासित राज्यों में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, वहां भी बीजेपी ने खाता खोल दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने कुछ हद तक मुकाबला किया। विधानसभा चुनाव में भी ममता ने अपना करिश्माई नेतृत्व दिखाया, लेकिन उनकी कोशिश भी मोदी के विजय रथ को रोकने में मददगार नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि आखिर में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हुई? इस सवाल के या इस प्रश्न के जवाब के कुछ हिस्से मोदी से पहले की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और कुछ बाद की। दो 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो आए दिन बड़े घोटालों की खबरें सामने आया करती थी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस पर आरोप लगते थे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। लेकिन जब सत्ता बदली तो ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के पास सत्ता में आने के विकल्प कम पड़ने लगे।
अब ये मोदी एक ऐसे कंट्रास्ट बनाने लगे, क्योंकि उनसे पहले जो मनमोहन सिंह थे उनके बारे में ये कहा जाता कि मौन मोहन सिंह है। 2014 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर मुद्दे पर नहीं बोलते थे, बड़े मुद्दों पर खामोश रहते थे, धार्मिक मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी से सवाल उठते थे। लेकिन पीएम मोदी उनसे बिल्कुल अलग हैं। जिस मुद्दे पर कोई नहीं बोलना चाहता, जिस सवाल से विपक्ष भागता रहता था, उन्हीं सवालों पर खुलकर बात रखते हैं। तो अगर कोई राजनेता पहले की परिस्थिति में ऐसा हो जो बहुत ही सेलेक्टिव हो बोलने के मामलों में, आमतौर पर बोलता ना हो, ऐसे में अगर कोई एक ऐसा नेता आ रहा है जो बहुत ही मुखर हो, आक्रामक हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश का गौरव लाऊंगा, देश की स्थितियां बदलूंगा, देश का स्वाभिमान बदलूंगा, अगर इस तरीके के प्रश्नों के साथ कोई आता है तो ये जो कंट्रास्ट बनता है, इस कंट्रास्ट का लाभ मोदी को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, उन्हें पूरा करने का दबाव था। विपक्ष को लगा कि पीएम मोदी जनता की उम्मीदों पर धराशायी हो जाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक जितने बड़े मुद्दे आए, उतनी ही मजबूती से पीएम मोदी ने सामना किया। रोजगार का सवाल उठा तो स्वरोजगार के लिए नौजवानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने के अवसर बनाए, कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाया, बेरोजगार नौजवानों को आर्थिक मदद की गई, किसानों को लेकर सवाल उठे तो किसान सम्मान निधि से मदद पहुंचाई, गरीबों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, जिलों में मेडिकल कॉलेज और कई जगह एम्स की स्थापना की, धार्मिक मुद्दों को आगे बढ़कर रखा और राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक हिंदू संस्कृति के लिए काम किया। कि मोदी ने जो अपने शासन की शैली थी वो कुछ इस प्रकार से विकसित की जो जनता पहले से कल्पना करती थी। वो ये चाहती थी कि एक ऐसी सरकार हो जो मजबूत सरकार की तरह दिखे, जो फैसला लेने वाली सरकार हो। और अगर आप गौर कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए तो जनता की ये सारी उम्मीदें दरअसल यूपीए 2 की निराशा से उपजी थी। यानी मोदी जनता के सामने ऐसे विकल्प थे जो हर सवालों का जवाब दे सकते थे, हर उम्मीदों का ख्याल रख सकते थे। उनसे पहले जनता कांग्रेस को काफी आजमा चुकी थी, राज्यों में एसपी, बीएसपी जैसे दलों का राज देख चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है और वो अपने आप को एक ब्रांड मोदी बनाने में जो है सफल रहे हैं। और इसको मापा जा सकता है जिस तरीके से बार बार चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। तो सवाल ये है कि मोदी ब्रांड को चुनौती कौन देगा? ब्रांड मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के पास चेहरा कौन है? क्या ममता, अखिलेश और के चंद्रशेखर राव कोई समीकरण बनाएंगे? क्या राहुल, प्रियंका या केजरीवाल मजबूत विकल्प बनेंगे? क्या सभी विपक्षी दलों के पास इतनी शक्ति है कि वो जनता का दिल जीतकर मोदी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? क्या उनके पास मोदी से बड़ा एजेंडा है? उनकी रणनीति जनता के प्रति बनना चाहिए कि जनता को कैसे वो समझाएंगे। तो स्वाभाविक है जिस दिन विपक्ष जनता को अपने पक्ष में कर लेगा तो स्वाभाविक है वो जीतेंगे। लेकिन स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी समझाने में सफल है अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सफल है, नेतृत्व कर रही है, आगे भी नेतृत्व करेगी। पीएम मोदी विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ विपक्ष का कोई एजेंडा पिछले 8 साल से नहीं चल पा रहा है। हर चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत रही है, इसीलिए विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पिछले दिनों अखिलेश यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुलाकात हुई। ममता बनर्जी भी गठबंधन बनाकर चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन क्या ये लोग मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और जो ऑपोजिशन है वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह मार्केटिंग करना चाहती है उन राजनीतिक मुद्दों की। राजनीतिक मुद्दों की मार्केटिंग नहीं होती है। राजनीतिक मुद्दे उसके साथ संवेदनशीलता होती जिसके साथ नेता जुड़ा होता है। और ये नेता जो उनकी बात कहते हैं और जोर शोर से कहते हैं,
जनता के बीच में कहीं स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वह उस जीवन को जीते नहीं है। और लोगों को ये विश्वास है और यकीन है कि मोदी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, मोदी देश के लिए जी रहे हैं। शायद यही धारणा मोदी को मजबूत बनाती है और विपक्ष को कमजोर। और इस धारणा को तोड़ने के लिए विपक्ष दिन रात जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि मोदी कैसे मजबूत बने और कैसे अब मोदी का मुकाबला नहीं है। ये हमने तमाम राय और तमाम जो रिएक्शंस आए उनके जरिए आपको बताया। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।